हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, उस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। जैसा कि हमने आपको चैप्टर के स्टार्ट में जब हमने यूनिट स्टार्ट करी थी ऑप्टिक्स, तो हमने आपको कुछ चीजें बताई थी कि बेटा ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स इज कॉल्ड स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट। और बेटा जो लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है, एक्चुअली लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइफ क्या है बेटा? लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके। और कोई भी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी वेव है बेटा, वो इस तरीके से ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। ओके, एक प्रकार की ट्रांसवर्स वेव है। और वेव की जो अल्टीमेट डायरेक्शन होती है, वेव की अल्टीमेट डायरेक्शन को हम रे कहते हैं। मतलब वेव जिस डायरेक्शन में चलती है उसको हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में केवल हमने लाइट के पाथ को एनालाइज किया। क्लियर की नॉट क्लियर? है ना? और हमने लाइट के पाथ को जब एनालाइज किया तो हमने इसे, इस सब्जेक्ट को कहा रे ऑप्टिक्स, या इसी को कहा गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके बच्चों, अब हम लाइट के पाथ की बात नहीं करेंगे। अब हम लाइट जिस सिग्नल को लेकर के आ रही है उसकी प्रॉपर्टीज को हम एनालाइज करेंगे। मतलब हम लाइट के वेव एस्पेक्ट को पढ़ने वाले हैं। पहले हमने लाइट के डायरेक्शनल एक्सपेक्ट को पढ़ा था, जिसमें हमने लाइट के डायरेक्शन की बात की थी। क्लियर की नॉट क्लियर? अब वो लाइट कैसे बनी है ना, अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं करी। बट अब लाइट किन चीजों से बनी है, वो वेव कैसे आती है, उसके साथ क्या कुछ हो सकता है, उन सब चीजों को पढ़ेंगे। मतलब अब हम ये जो रेड वाला पार्ट है ना आपको, या ये स्काई ब्लू वाला पार्ट, अब हम ये वाला पार्ट आपको स्टडी करके दिखाएंगे। क्लियर की नॉट क्लियर? तो इसकी जो स्टडी है, दिस इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। क्लियर की नॉट क्लियर? तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में आपको मतलब समझ में आ गया? ठीक है ना? तो ये कहलाएगी आपकी वे ऑप्टिक्स। अच्छा, रे ऑप्टिक्स कब आपको देखने को मिलती थी? मैंने जब बताया था कि रे ऑप्टिक्स के लिए जो ऑब्स्टेकल होता है वो लाइट वेव की साइज से बड़ा होना चाहिए, है ना? रे ऑप्टिक्स के लिए मैंने क्या बताई थी कंडीशन? देखिए, रे ऑप्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने लिखवाई थी। ऑब्स्टेकल साइज शुड बी ग्रेटर देन साइज ऑफ लाइट, मतलब कि वेवलेंथ। क्योंकि बेटा लाइट जो होती है किस में आती है, किस में मेजर की जाती है? वेवलेंथ में। क्लियर? तो अगर ऑब्स्टेकल का साइज वेवलेंथ से बहुत बड़ा है, तब आपको रे ऑप्टिक्स समझ में आएगी। क्लियर की नॉट क्लियर? और इसका उल्टा, अगर ऑब्स्टेकल का साइज माय डियर अगर वेवलेंथ से छोटा है, क्लियर की नॉट क्लियर? अगर ऑब्स्टेकल का साइज वेवलेंथ से छोटा है तो आपको क्या दिखाई देगी? वेव ऑप्टिक्स। तब वहां पर बच्चों आपको वेव ऑप्टिक्स समझ में आएगी। क्लियर बेटा? यस। तो बच्चों, ये हो गई रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का एक ऊपरी ज्ञान। अब आइए बात करते हैं लाइट चलती किस तरीके से है। और लाइट के चलने का तरीका एक बहुत कॉमन फिनोमिनन है। आप नदी के किनारे किसी ऊंचे टीले पर बैठ जाएं, और ऊंचे टीले पर बैठ करके आप क्या करें? ये देखिए, आपने ये ऊंचे टीले पर बैठे हुए हैं, पैर फैला करके, ये पैर झूले हुए हैं, और यहां से आपने एक पत्थर निकाला, और आपने ये पत्थर, यहाँ पर नदी है या तालाब है, ठीक है ना, आपने ये पत्थर तुम दे मारा। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए यहाँ पर क्या बनेंगे? यहाँ पर बनेंगे रिपल्स, तरंगे, वेव्स। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो कुछ वेव्स के छल्ले इस तरीके से बनेंगे। सबसे पहला छल्ला इस पॉइंट पर बनेगा। क्लियर की नॉट क्लियर? ये जो पहला छल्ला होता है बेटा, फिजिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं
प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्राइमरी वेव फ्रंट। और बेटा ये जो सबसे पहले आकर के यहाँ पे अटैक हुआ है, इसको फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं डिस्टरबेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्टरबेंस। तो ये डिस्टरबेंस कहलाएगा। और अब ये डिस्टरबेंस इक्वल टाइम पे हर जगह पे जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? तभी तो ये छल्ला एकदम बराबर बराबर बनता है, ऐसा नहीं कि कहीं लंबा हो जाए कहीं छोटा हो जाए, है ना? तो हर जगह ये डिस्टरबेंस इक्वल टाइम में स्प्रेड हो जाएगा। बिल्कुल सही। इक्वल टाइम में ये डिस्टरबेंस स्प्रेड हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब मैं जिन पॉइंट्स को दिखा रहा हूं, ये पॉइंट सेम फेज में होंगे कि अलग अलग फेज में होंगे? मतलब एक जैसे नाचेंगे कि अलग अलग तरीके से नाचेंगे? एक जैसे, बिल्कुल। जितना ये वाला वाइब्रेट होगा उतना ये वाला वाइब्रेट होगा, उतना ये वाइब्रेट होगा। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन सबसे इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट में पहुंचेगा। राइट कि नॉट? यस। तो ये जो इक्वल अमाउंट में सेम फेज में डांस करने वाले ये जो हमारे पॉइंट होते हैं, डिस्टरबेंस जोन होते हैं नए वाले, इनको हम बोलते हैं वेवलेट। क्या बोलते हैं बेटा? वेवलेट। यस। तो जो दूसरी चीज आपको दिखी वो है वेवलेट। क्लियर कि नॉट क्लियर? और वेवलेट को ज्वाइन करने पर जो पैकेट बनता है, ये देखो, इन पॉइंट को ज्वाइन कर दो, रेड रेड कलर के पॉइंट को। एक्चुअली वो ब्लू थे, सॉरी। तो उनको ज्वाइन करने पर जो नया पैकेट बना, दैट न्यू पैकेट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यहां जो वेवलेट है पुराने वाले, ये फिर से अपना डिस्टरबेंस थोड़ी दूर पर भेजेंगे। इसने यहां भेजा, इसने यहां भेजा, इसने यहां भेजा, इसने यहां भेजा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब अपना नया डिस्टरबेंस भेजा और फिर वहां पे नए वेवलेट्स तैयार हो गए। ये एक नया वेवलेट तैयार हो गया, एक नया वेवलेट, ये फिर वेवलेट। क्लियर? और ये वेवलेट आगे डिस्टरबेंस सेंड करेंगे, बट खुद में ये सेम फेज में होंगे कि नहीं होंगे? सबके सब सेम फेज में होंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल पे बैठे हैं। तो ये भी क्या बनाएंगे? एक न्यू वेव फ्रंट बनाएंगे। तो फर्स्ट वेव फ्रंट जो हमारा कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या कहलाएगा बेटा? प्राइमरी वेव फ्रंट। और जो सेकेंड वेव फ्रंट आपको ग्रीन कलर का दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर कि नॉट क्लियर? सेकेंडरी वेव फ्रंट। इस तरीके से बेटा ये डिस्टरबेंस ट्रेवल करता रहता है, और ये जो वेव फ्रंट आपको दिखते रहते हैं, ये रिपल्स की फॉर्म में आगे बढ़ते रहते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, ये इस तरीके से वेव फ्रंट पूरे तालाब में आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? पीछे भी होंगे मैंने, बट आपको आगे का हिस्सा दिखाया है। अब ये देखिए, यदि अल्टीमेट डायरेक्शन की मैं बात करूं, तो क्या ये डायरेक्शन है कि नहीं है? सो दिस इज कॉल्ड रे। क्या है बेटा? ये रे है। क्लियर हो गया? तो ये जो चीज आपको दिखाई दी है वो ये रे है। और ये जो रिपलिंग्स बन रही हैं, इनको बोलते हैं वेव। क्या है ये? वेव। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो बन रहे हैं, ये क्या है? वेव है, और ये रे है। क्लियर? तो हमें इन वेव के नेचर को स्टडी करना है। दिस ऑल कवर्स इनसाइड वेव ऑप्टिक्स। तो ये वेव ऑप्टिक्स में हमको बच्चों यही पढ़ना है। और इस तरीके से वेव जो होती है अपने एक मीडियम में आगे बढ़ते जाती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये जिस मीडियम में जहां पे वेव आगे बढ़ रही है, दिस इज कॉल्ड मीडियम। समझ गए? ये वेव किसी मीडियम में आगे बढ़ रही है। इस तरीके से वेव बेटा आगे बढ़ा करती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए तो स्टडी करते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहली चीज है कि भाई साहब वेव फ्रंट क्या होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, अभी हमने आपको बताया वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट बेटा सेम फेज में इन डांसिंग पार्टिकल्स का एक तरीके से एनवेलप है। ये सारे डांसिंग पार्टिकल हैं, इनको हमने क्या कर दिया, इनके इनको सेम फेज में जो डांस कर रहे थे उनको सबको हमने ज्वाइन कर दिया। बोलो यस और नो बेटा? मतलब इनके सबके पार्टिकल के पाथ को हमने ट्रेस कर दिया। और अगर आप किसी के भी पाथ को ट्रेस आउट कर देते हो, सो ये जो पाथ बनता है बेटा, इसको हम बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, राइट? सो दिस इज कॉल्ड लोकस। सो व्हाट इज वेव फ्रंट? अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस। यस, कंटिन्यूअस लोकस।
ऑफ दोज पार्टिकल ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। एक ही तरीके से एक ही सुर में डांस करने वाले सारे पार्टिकल्स को आप यदि पैकेट बना दो, उनको ज्वाइन कर दो, ओके, उनको ट्रेस आउट कर दो, तो वो जो बनेगा दैट इज कॉल्ड लोकस है। क्लियर? So that locus is called wavefront. Actually, that is wavefront. Okay. So a wavefront is what is it defined as the continuous locus. Continuous मतलब लगातार। क्यों लगातार भाई साहब? क्योंकि सोर्स है, तो सोर्स डिस्टरबेंस छोड़ छोड़ के नहीं देगा। वो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। गंदा कर दूंगा तो समझ में नहीं आएगा भाई, डिस्टरबेंस तो यहाँ भी पहुंचेगा ना। So everywhere disturbance will travel and you will have a continuous locus of the particles. Those are vibrating in the same phase. Okay, same pattern. So this all total locus of the particle vibrating in the same phase is called what? Is called wavefront. Clear? Yes. Depending on the shape of source of light, wavefront can be of three types. बेटा अगर सोर्स ऑफ लाइट अलग अलग है, अभी तो हमने इसको आपको वाटर वेव्स के फॉर्म में देख लिया। अगर सोर्सेस ऑफ लाइट अलग अलग है तो वेवफ्रंट अलग अलग टाइप का होता है। सबसे पहला है स्फेरिकल वेवफ्रंट, ठीक है ना। स्फेरिकल वेवफ्रंट, जब आपके पास में लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स हो, सो उस समय आपका स्फेरिकल वेवफ्रंट बनता है। जैसे आपने कोई बल्ब जला दिया है स्पेस में या कहीं पर भी, आपने एक बल्ब जला दिया है। क्लियर बेटा? सो बल्ब को पॉइंट सोर्स मान सकते हो। अब बताइए, बल्ब से जो लाइट्स रे निकलेंगी वो एक तरफ निकलेंगी कि एक स्फेरिकल में निकलेंगी? स्फेरिकल वे में निकलेंगी, हर तरफ निकलेंगी, आगे पीछे दाएं बाएं एवरीवेयर। यस और नो? अब मेरा बोर्ड 2D है तो मैं आपको स्फेयर तो नहीं बना सकता हूँ, है ना, बट फिर भी एक इस तरीके की ज्योमेट्री दिखा करके आपको महसूस करवा सकता हूँ कि बेटा देखो इस तरीके से ये वेवफ्रंट बनेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? So that time this source is a point source. Okay. और पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट आपको मिलेगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल। एग्जैक्टली। सो स्फेरिकल वेव फ्रंट, व्हेन द सोर्स ऑफ अ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स, द वेव फ्रंट ऑफ अ is a sphere with center at the source. Okay. When the source of light is a point source, the wavefront is a sphere with center at the source. जिसका सेंटर कहाँ पे होगा? जिसके सोर्स सेंटर पे होगा। क्लियर? सोर्स आपका सेंटर पे बैठा होगा। सेकेंड, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। बेटा अगर कोई लीनियर आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है सोर्सेस का, लाइक ये देखो, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का होता था, तो आपके पास में यहाँ पे गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल बनता था कि नहीं बनता था? तो अगर आपके पास में बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस कैसे दे दिए गए हैं, आपके पास में बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस दे दिए गए हैं एक लाइन में। ओके। और इतने कंटिन्यूअस है कि मिल करके वो एक लाइन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं मिल करके? एक लाइन। तो वो क्या बनाएंगे बेटा? हर तरफ देखो रेज एमिट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? ऊपर नीचे हर तरफ एमिट करेंगे, और फाइनली आप इस पैकेट को आप जोड़ दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एक सिलेंडर दिखाई देगा, राइट? So this is called cylindrical wavefront. So what is cylindrical wavefront? When the sources of light is linear. Yes, understood? ये important word है। When the sources of light is seen linear and that is a slit. That is a slit. आप अपने घर में भी इसको बना सकते हो बेटा, स्लिट को। क्या करो, एक बड़ा सा बल्ब ले लो, कोई सा भी बल्ब ले लो, अच्छे हाई पावर का। क्लियर बेटा? और आप इस बल्ब को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो। बॉक्स के अंदर क्या कर दो? बंद कर दो। अब बेटा रेजर ब्लेड ले लो, जो पूरे पुराने समय में दाढ़ी बनाने वाले आते थे ब्लेड, है ना, और उस ब्लेड से कार्टून के फ्रंट फेस में, जैसे ये आपका बॉक्स है उसका फ्रंट फेस है, ठीक है, इस पे एक कट मार दो। इसे क्या मार दो? एक कट मार दिया, मार दिया। अब बेटा यहां से जो बीम निकलेंगी, वो जो बीम रहेंगी, है ना, तो यहाँ पे जो सोर्स बनेगा दैट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो when the source of light is linear, when the source of light is linear, that is uh, when the source of light is linear, slit, linear source of light को slit भी बोलते हैं। तो ये जो मैंने बनाया बेटा, एक्चुअली दिस इज अ slit। क्या थी ये? slit। then all the point equidistant from the source on a cylinder, तो इस जगह पे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपको मिलेगा, देन द वेव फ्रंट इज सेड टू बी सिलेंडर।
क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखिए, ये आपका एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका प्लेन वेव फ्रंट। तो सबसे पहला आपने कौन सा वेव फ्रंट देखा? ये वाला वेव फ्रंट था अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर? दूसरा आपने देख लिया सिलिंड्रिकल। क्लियर? एंड थर्ड बेटा ये कहलाता है प्लेन वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट है बच्चों? प्लेन वेव फ्रंट। ओके। हाँ, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होती हैं, चलती हैं किसी लाइट सोर्स से, तो इसको प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। और एक्चुअली सन से भी आने वाला वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट माना गया। क्यों? क्योंकि सन हमसे बहुत बड़ी दूरी पर है। बताओ यस और नो? और सन से जब आने वाली लाइट होती हैं, इतनी ज्यादा दूर हो जाती हैं, है ना, कि ये हम तक पहुंचते पहुंचते नियरली पैरेलल हो जाती हैं। देखो, ये हो गई पैरेलल कि नहीं हो गई? यस, नियरली क्या हो जाती हैं? पैरेलल। क्लियर? तो यही कारण है कि हम ऑप्टिक्स में जब इन्फानाइट से आने वाली लाइट रहते थे, तो उनको हम क्या महसूस करते थे? पैरेलल रेज। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये पैरेलल रेज हुआ करती थी। राइट? क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? ये पैरेलल रेज हुआ करती थी, और पैरेलल रेज हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। देखिए कहां पर बताया, चैप्टर की स्टार्ट ही आज उसी से हुई थी। ये देखिए, ये वेव फ्रंट था और ये रेज थी। और वेव फ्रंट के हमेशा क्या होती है रेज? परपेंडिकुलर। क्लियर कि नॉट क्लियर? नोट कर लीजिए, रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक है, जो रेज होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं वेव फ्रंट के। क्लियर? तो बच्चे देखिए, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमारा पहला टॉपिक चल रहा है वेव फ्रंट। सबसे पहले हम वेव फ्रंट को कवर करेंगे, देन उसके बाद हम आएंगे हाइगन्स प्रिंसिपल पे। डन? चलिए, तो हमने बता दिया आपको यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट। तो सन से आने वाला जो वेव फ्रंट होता है बच्चों, वो क्या होता है? प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर हो गया? तो प्लेन वेव फ्रंट, अभी आपने देखा ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट था। प्लेन वेव फ्रंट किस तरीके से हुआ करता है, दिखने में कैसा होता है बच्चों प्लेन वेव फ्रंट? ऐसे बना लीजिए प्लेन वेव फ्रंट। ये देखिए, ये प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, और इससे इस तरीके से ये लाइट रेज यहाँ पे आ रही हैं। डन? यस। सो दिस इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। तो यदि हम सन से आती हुई लाइट्स को इस तरीके से समझ लें, तो देखिए हमारे वेव फ्रंट कैसे होंगे? कुछ इस तरीके से होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ये हमारे प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे। डन? यस। नेक्स्ट, प्लेन वेव फ्रंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। When the point source or linear source of light is at very large distance, मैंने बताया ना, जब पॉइंट सोर्स जो होता है बहुत लार्ज, लाइक सन स्फेरिकल है ना, तो सन को क्या मान लिया अपन ने? एक पॉइंट सोर्स मान लिया। और जब ये बहुत दूरी पे है ना, जैसे सन ही है, बहुत दूरी पे है, करोड़ों अरबों किलोमीटर, तो इससे चलने वाली रेज जो होती हैं, आते 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 नियरली पैरेलल हो जाती हैं। क्लियर? सो व्हेन the point source or linear sources of light is very large distance, then a small portion of spherical or cylindrical wavefront appears to be plane. Such a wavefront is called a plane wavefront. तो उस समय ये जो wavefront होता है, ये plane wavefront कहलाता है। एग्जैक्ट यहाँ पे देखिए बात करते हैं इसकी, जो यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए क्या कहा जा रहा है। जैसे मान लो बच्चों, ये सन है। ठीक है, यहाँ पे सन है। अब इसका वेव फ्रंट देखो, आप स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं, इसका वेव फ्रंट आपको पैरेलल क्यों दिखाई देगा? तो ये सन है और इस तरीके से इसका वेव फ्रंट बढ़ता जाएगा। बताइए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इस तरीके से बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? शुरुआत में कर्वेचर बहुत हाई रहेगा, बट बाद में एक कर्वेचर जो है धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इस कर्वेचर में से अगर आप थोड़ा सा पार्ट, ये वेव फ्रंट का पार्ट है बेटा, अगर इसमें से आप थोड़ा सा पार्ट उठा करके यहाँ ये देख लो, चलो उठा के ले लिया मैंने, अब इतने पार्ट को देखिए आप, क्या ये नियरली पैरेलल दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? हैं तो सन के ही पार्ट, बट इतने दूर हो चुके हैं कि इसकी वजह से ये पैरेलल पैरेलल हो गए, वेव फ्रंट हो गए हैं कि नहीं हो गए? तो जब ये आपको पैरेलल दिखाई देने दें, तो इनको हम बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर बच्चों की नहीं हुआ? डन?
Yes. So when the point source of or a linear source of light is very large distance, a small portion of a spherical or cylindrical wavefront appears to be plane. Such a wavefront is called a plane wavefront. If we draw a set of straight line which are perpendicular to the wavefront, then these lines are called ray of light. Yes, मैंने बता दिया ना आपको कि अगर आप बहुत सारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है वेव फ्रंट के, तो उनको आप क्या बोलेंगे? उनको आप रे ऑफ लाइट बोलेंगे। जैसे ये देखिए, ये वेव फ्रंट है आपका। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? अब इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर आप बहुत सारी लाइंस अगर ड्रॉ करते हैं, तो ये सारी की सारी लाइंस क्या कहलाएंगी बच्चों? रे कहलाएंगी। इधर पे ये वेव फ्रंट है आपका, एग्जैक्टली है कि नहीं है बच्चों, बताइए। अब इससे यहाँ पे सोर्स बैठा हुआ है, अब इससे जाने वाली अब बहुत सारी लाइंस आगे पीछे हर तरफ भेज दीजिए, तो ये आपकी क्या कहलाएंगी? रेस कहलाएंगी। ओके, ये आपका वेव फ्रंट है, और ये जो लाइंस हैं ये आपकी क्या कहलाएंगी? वेव्स, रेस कहलाएंगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? दीज आर कॉल्ड रेस। डन? एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब हम टाइप ऑफ वेव फ्रंट देखते हैं। द गिवन फिगर ABC represent the wave front and rays of light corresponding to the plane wave front, diverging spherical wave front DWDS WF and converging spherical wave front। ये देखिए यहाँ पे ये plane wave front है, दिख रहा है आपको, डॉटेड से शो कर दिया है। दिस इज plane wave front you have given, and these are rays of light, these are the rays of light। डन? ये रेज है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखिए डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है, बढ़ रहा है आगे की ओर। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा बेटा? लाइक यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स लगा हुआ है, तो रेस कैसी जाएंगी बेटा? हमेशा इसके परपेंडिकुलर। क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? तो ये हो गई रेस पर। ओके, देन ये देखिए, ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है जो आपको दिख रहे हैं डॉट शेडेड। और रेस कैसी आएंगी? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट में रेज आएंगी अंदर की तरफ। क्लियर बच्चों? याद रखिएगा, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट में रेज अंदर की ओर आएंगी, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट में जो बाहर की तरफ बढ़ रहा है उसमें रेज बाहर की आएंगी। क्लियर? बाहर की तरफ जाएंगी। सेम जैसे कि अभी हम लोगों ने वो मंदिर वाला एक्सपेरिमेंट किया था, या सन वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ पे देखिए सोर्स अंदर है, तो इसका वेव फ्रंट क्या बनेगा? डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बनेगा, तो रेज बाहर की ओर आएंगी। क्लियर? यस। चलिए, तो देखते हैं एक बार इसका डायग्रामेटिक व्यू, देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो बच्चों, ये हमारे पास वेव फ्रंट की बात करी। सबसे पहले मैंने वेवलेट की बात करी कि वेवलेट क्या होती है। ए वेवलेट इज द पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस ड्यू टू प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ए वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट। पॉइंट क्या होते हैं? वेवलेट होते हैं। हैविंग द सेम फेज, मतलब सेम फेज में जो वेवलेट ऑसिलेट करते हैं उनके पैकेट को या उनके लोकस को आप क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे। देखो बेटा, कितने प्यार से यहाँ पे समझ में आएगा आपको। बेटा, ये सोर्स है। क्या है ये? सोर्स है। ठीक है ना बच्चों? रिप्लाई करा करो, फीडबैक मिलना चाहिए। ये सोर्स है। ये देखो बेटा, सोर्स ने डिस्टरबेंस एमिट किया और वेवलेट बनाए। दिख रहे हैं आपको वेवलेट? ये छोटे छोटे पिंक कलर के जो दिख रहे हैं, ये क्या है? वेवलेट है। क्लियर? और ये जो सेम फेज में वेवलेट डांस कर रहे हैं, इनको ज्वाइन कर दो ब्लू कलर से, तो ये ब्लू कलर में क्या बन गया बोलो? बिल्कुल सही, वेव फ्रंट। वेरी गुड बच्चों। तो ये वेव फ्रंट बना दिया। और ये जो रेड कलर से जो लाइंस जा रही हैं बाहर, ये क्या है? ये रेड कलर में जो लाइंस जा रही है ना बच्चों, ये क्या है? रेज है। एग्जैक्टली, ये रेज है। सो दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? अच्छा, ये सोर्स कौन सा है? ये लीनियर सोर्स है। कौन सा सोर्स है? लीनियर सोर्स है। अब ये लीनियर सोर्स के ये वेवलेट ट्रेवल हो गए। क्या ट्रेवल हो गए? ये वेवलेट। ओके, वेवलेट बन गए। और इन सब वेवलेट को ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन गया आपके पास में? वेव फ्रंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये कौन सा वेव फ्रंट कहलाएगा बच्चों? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहलाएगा। और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कौन से सोर्स से बनता है? लीनियर सोर्स से। अच्छा, लास्ट वाला वेव फ्रंट कौन सा है? प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर? प्लेन वेव फ्रंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है। देखिए, एक वेव फ्रंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, उन सबको ज्वाइन कर दिया है, तो एक पूरा का पूरा शेड हो गया है। क्लियर? दैट इज प्लेन वेव फ्रंट।
और ये जो जा रही हैं ये क्या है, रेज है। क्लियर? सो पिंक डॉट और कॉल्ड वेवलेट, ब्लू एनवेलप इज कॉल्ड वेव फ्रंट एंड रेड लाइन इज कॉल्ड रे। डन। चलिए अब बात करते हैं बच्चों हाइगन्स प्रिंसिपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइगन्स कंस्ट्रक्शन और हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो हाइगन्स ने किस तरीके से समझाया कि प्राइमरी वेवलेट से सेकेंडरी वेवलेट कैसे बनती है, सेकेंडरी से टर्जरी कैसे बनती है, और इस तरीके से वेव किस तरीके से किसी मीडियम में आगे बढ़ती है। क्लियर? तो आइए हाइगन्स के कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल को समझते हैं। यस, ये देखिए बच्चों, ये सोर्स है। हाइगन्स ने क्या कहा समझिएगा। सोर्स ने बेटा डिस्टरबेंस एमिट किया, और ये एक्चुअली ये सोर्स से जाने वाली रे है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका डिस्टरबेंस इन पॉइंट्स पर पहुंचता है। ये जो आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये यहाँ पर सबसे पहले डिस्टरबेंस इनका पहुंच गया है इन पॉइंट्स पर। ये क्या है, वेवलेट्स हैं। क्या है बच्चों? वेवलेट है। इन वेवलेट को हमने ज्वाइन कर दिया, ये सेम फेज में वाइब्रेट करती हुई वेवलेट को हमने ज्वाइन कर दिया, और ये वेव फ्रंट आपका ब्लू वाला बन गया। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। बन गया कि नहीं बन गया? ओके। प्राइमरी वेव फ्रंट के अंदर ये वेव जो बैठी हुई है, देखिए ये जो वेवलेट बैठे हुए हैं, क्या ये वाइब्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे? ये देखिए इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये वाइब्रेट जब करेंगे तो इस वाइब्रेशनल प्लेन पे यहाँ पर देखिए दोनों तरफ कुछ पार्टिकल होंगे जो सेम फेज में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, मूव कर रहे हैं। तो देखिए ऊपर की तरफ सेम फेज वाले और नीचे की तरफ सेम फेज वाले, हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ऊपर एक नया वेवलेट तैयार हो, सॉरी वेव फ्रंट तैयार हो गया। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो सेकेंड वाला जो है दैट इज कॉल्ड न्यू वेव फ्रंट, दैट इज स्फेरिकल। ओके, क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बच्चों जो अंदर वाला वेव फ्रंट है उसे आप क्या बोलेंगे? प्राइमरी वेव फ्रंट। ये जो फर्स्ट वाला जो वेवलेट के ज्वाइन करने से वेव फ्रंट था, यस और नो? तो ब्लू, ये जो स्काई वाली लाइन है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? और इसके बाद ये जो ब्लू वाली लाइन अगेन इन, है ना, यस, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स के उससे बनी है, सो दैट इज कॉल्ड न्यू वेव फ्रंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा बच्चों। तो ये हो गया आपका प्राइमरी वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेव फ्रंट की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गई। डन। यस। सो चलिए ये देखिए यहाँ पे अगर इसी वेव फ्रंट को आप आगे फॉरवर्ड मूव करते जाएंगे तो एक समय आएगा कि ये वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया अभी। क्लियर ना? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये वेव फ्रंट क्या हो जाता है? प्लेन वेव फ्रंट। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये जो वेवलेट्स होंगे ये एक स्ट्रेट लाइन में अपीयर हो जाएंगे, और उनका आउटर जैकेट फिर से आप जोड़ दोगे तो आपका न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा। क्लियर? सो रेड डॉट्स क्या थे? रेड डॉट्स आर वेवलेट ऑन द गिवन वेव फ्रंट। अब पढ़ते हैं हाइगन्स के रूल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने भी पड़ेंगे एग्जाम में बच्चों। तो देखिए सबसे पहला रूल क्या है? ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ लाइट। यस, हर पॉइंट वेव फ्रंट का, अरे भैया हर पॉइंट वेव फ्रंट का वेवलेट ही तो था, और वो वेवलेट क्या करेगा? डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, और आगे जा करके फिर से डिस्टरबेंस को प्रोपोगेट करेगा, और आप सेम टाइप ऑफ डिस्टरबेंस को जैकेट बना दोगे तो क्या बन जाएगा? वेव फ्रंट बन जाएगा। क्लियर? सो ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, मतलब वेव फ्रंट पर बैठा हुआ हर पॉइंट, हर एक पॉइंट क्या करेगा? फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ लाइट बिहेव करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? द न्यू वेव फ्रंट, जो नया वेव फ्रंट होता है वो कैसे मिलता है? द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द फॉरवर्ड एनवेलप। ये देखो बेटा, ये जो आपको ब्लू कलर का एनवेलप दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड एनवेलप। यस और नो? है कि नहीं है? यस, सो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड एनवेलप। तो जो नया वेव फ्रंट होता है, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर is obtained by taking the forward envelope of all the secondary wavelet at that time. All the secondary wavelet, सर ये secondary wavelet क्या है? अरे बेटा ये प्राइमरी वेवलेट थी जो पहली थी। बोलिए yes or no?
प्राइमरी वेवलेट के लोकस को ज्वाइन करने पर, पॉइंट को ज्वाइन करने पर मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो फर्स्ट वाला बन गया था प्राइमरी वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेवलेट को तो ज्वाइन कर दिया बच्चों। और जब प्राइमरी वेवलेट का वाइब्रेशन ये यहां तक पहुंचा तो ये बन गए सेकेंडरी वेवलेट्स। और सेकेंडरी वेवलेट सेम फेज में ज्वाइन कर रही, वाइब्रेट कर रही थी, उनको आपने ज्वाइन कर दिया उन सोर्सेस को, तो बन गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो क्या कहा जा रहा है, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर, कुछ समय के बाद, इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द फॉरवर्ड एनवेलप, मतलब बाहर वाला एनवेलप। क्लियर ना? किसका एनवेलप? ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट एट दैट टाइम। समझ में आ गया? सेकेंडरी वेवलेट का एनवेलप, ये देखिए सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, इन सब का एनवेलप। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये कहलाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है कि सर ये आपने फॉरवर्ड एनवेलप तो ले लिया है, मगर ये बैकवर्ड एनवेलप क्यों रिजेक्ट कर दिया है, अंदर वाले एनवेलप को आपने रिजेक्ट क्यों कर दिया है? तो अभी हम आपको थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे एम्पलीट्यूड। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हम आपको उसमें बताएंगे। सो एम्पलीट्यूड जो होता है एनवेलप का, वो वहां पे आएगा, एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल आएगा, ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर कि नॉट थीटा? क्लियर? सो 1 प्लस कॉस थीटा, तो बेटा आप जानते हो आपकी बैक साइड के लिए थीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। एंड कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है? -1। क्लियर? तो आप यहाँ पे 1 प्लस -1 पुट करोगे, कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? 0। मतलब सेकेंडरी वेवलेट का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? सो एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट इज प्रोपोर्शनल टू हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। ऑब्वियसली फॉर द बैकवर्ड वेवलेट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्लियर? तो 1 प्लस कॉस थीटा बेटा 0 हो जाएगा, इसलिए सेकेंडरी वेवलेट हमारे किसी काम के नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब आता है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। हमको हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमें बताना है आपको। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, तो देखिए हाइगन्स प्रिंसिपल को एक बार थ्योरेटिकल वे में देखते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया पीपीटी में, द हाइगन्स प्रिंसिपल टेल्स द वे इन विच द wave front is propagated further in a medium. According to the Huygens, number 1, every point on the given wavefront called the primary wavefront act as a fresh source of new disturbance। मतलब बेटा सोर्स के बाद जो फर्स्ट वेवलेट बने हैं, है ना, वो किसके अंदर बैठे होंगे? प्राइमरी वेवफ्रंट के अंदर बैठे होंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेवफ्रंट कॉल्ड प्राइमरी वेवफ्रंट, है ना, इसके अंदर के जो पॉइंट होते हैं जिनको प्राइमरी वेवलेट्स बोलते हैं, ये क्या करते हैं? सोर्स के जैसे बिहेव करते हैं ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस। ओके? और ये सोर्स क्या बनाएंगे? नए वाले वेवलेट बनाएंगे। ये जो नए वाले वेवलेट होंगे ये कहलाएंगे सेकेंडरी वेवलेट। ये देखिए, क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये सेकेंडरी वेवलेट हर डायरेक्शन में ट्रेवल होंगे विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यस और नो? ओके, यस, विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। नेक्स्ट, सेकेंडरी वेवलेट को टच करते हुए जो वेव फ्रंट बनेगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। अ सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट टेंजेंशियली, मतलब छू करके, in the forward direction at any instant gives the new wavefront at that instant. This is called secondary wavefront. Done? So like this is your source। अब आपके फर्स्ट आपके प्राइमरी वेव फ्रंट, उसके ऊपर आपका बन गया क्या? सेकेंडरी वेवलेट्स, और इसको आपने ज्वाइन कर दिया तो आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट आ गया। क्लियर बच्चों? सो दिस इज कंप्लीट अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब आते हैं, हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। चलिए अब हम प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। देखो कंसेप्ट क्या था कि हाइगन्स के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जैसे ही हाइगन्स ने कहा
क्योंकि उस समय बहुत लड़ाई चल रही थी कि भाई साहब लाइट का नेचर क्या है। ओके, तो न्यूटन साहब जो थे उस समय के सबसे ज्यादा खलीफा मार्तंड सुपरस्टार थे। न्यूटन ने कह दिया था कि भाई लाइट का नेचर पार्टिकल है। क्या है लाइट का नेचर? पार्टिकल। मतलब कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह से बिहेव करती है। तो न्यूटन साहब से पूछा गया कि भाई ये बताइए कि लाइट अगर पार्टिकल नेचर से बिहेव करती है तो आप वो एक्सप्लेन करिए क्यों करती है। तो उन्होंने बताया कि देखो जो लाइट होती है ना वो पार्टिकल के जैसे ही रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कोई पार्टिकल को आप मारो तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये नो? अगर आप उसको ट्रांसपेरेंट सरफेस दे दो तो लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है ना? तो इसलिए लाइट जो है पार्टिकल के जैसे बिहेव करती है। तो हाइगन साहब ने कहा ठीक है, हम दिखाते हैं आपको। दो आप एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं ना, किन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जनाब? आप बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की और आप बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की। हम आपको दोनों एक्सपेरिमेंट ना वेव से करके बताते हैं। किसके करके बताते हैं? वेव से। मतलब हमारी वेव भी आपके रिफ्लेक्शन को दिखाएगी और हमारी वेव भी आपके रिफ्रैक्शन को शो करेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो क्रिश्चियन हाइगन्स ने ये दोनों एक्सपेरिमेंट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, विद द हेल्प ऑफ वेव करके दिखाए। मतलब अब केवल पार्टिकल नेचर के साथ ही लाइट की व्याख्या सही नहीं हो रही थी। लाइट को डिस्क्राइब करना पार्टिकल नेचर के साथ ही नहीं, बल्कि वेव भी गवाही दे रही थी कि लाइट मुझसे मिलके बनी है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। तो हाइगन्स ने रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। समझ में आया? तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन को कैसे इस्टेब्लिश किया क्रिश्चियन हाइगन्स ने। Huygens principle can be used to explain the phenomenon of reflection and refraction of light on the basis of the wave theory। तो वेव थ्योरी का यूज करके हाइगन्स के प्रिंसिपल से आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझ सकते हो। इन द गिवन फिगर ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर M1 M2। अब भैया बहुत अच्छे समझिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है? रिफ्लेक्शन किसकी मदद से? वेव थ्योरी की मदद से। सो इन द गिवन फिगर ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक लाइट आ रही है और लाइट आप अकेले नहीं लेंगे, यहाँ पे रेज आप तीन चार लेंगे क्योंकि आपको मतलब वेव फ्रंट से है। तो सबसे पहले वेव फ्रंट देखिए और प्लीज इस बात को याद रखिएगा कि जो लाइट रे होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और हम अब बात करेंगे केवल और केवल प्लेन वेव फ्रंट की। हमें किसकी बात करनी है बच्चों? प्लेन वेव फ्रंट की। किसकी बात करनी है? प्लेन वेव फ्रंट की, क्योंकि ऑप्टिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट से करेंगे और पैरेलल बीम ऑफ लाइट किससे आएगी? प्लेन वेव फ्रंट से आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? हाँ, तो यहाँ देखिए ये क्या है? रे है। ये जो आ रही है ये रे है और ये क्या है बच्चों? वेव फ्रंट है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम्म। तो ये सी की स्पीड से चल रहे हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर यदि डिस्टेंस है c इंटू टी, क्यों? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम। क्लियर कि नॉट क्लियर? लाइट की स्पीड होती है c। क्लियर? तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक पहुंचने पे जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी दैट इज इक्वल टू c इंटू टी। क्लियर? तो यहाँ भी सी टी लगेगा, यहाँ भी सी टी डिस्टेंस होगी और यहाँ भी कितनी डिस्टेंस होगी? सी टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, तो आइए देखते हैं। ये देखिए हमारे पास में एक मिरर है। मिरर की ये जो पॉलिश सरफेस है नीचे की तरफ, ठीक है बच्चों? और भाई साहब ये मिरर के ऊपर का नॉर्मल है। ये मिरर के ऊपर का क्या है? नॉर्मल है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये नॉर्मल है। अब लाइट रे आती है। अब ये लाइट रे आती है तो हमको सबसे पहले वेव फ्रंट की जरूरत है। मैं ब्लू कलर से वेव फ्रंट बना रहा हूं बेटा। ये वेव फ्रंट है, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट्स को लेकर के रे के आ रहा है, इसलिए इसका नाम है इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या नाम है इसका?
इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या नाम है इसका बच्चों? इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब भैया इंसिडेंट वेव फ्रंट में जो रेज हैं जरा उनको देखिए। वे अब रे ऑप्टिक्स पे जाइए। ये रे ऑप्टिक्स में इस तरीके से रे आई, आई कि नहीं आई? अब बच्चों इसका एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्लियर कि नॉट क्लियर? सिमिलरली यहां पर ये दूसरी रे आ गई है, ये भी इंसिडेंट वेव फ्रंट का हिस्सा है। सिमिलरली यहाँ पे तीसरी रे आ गई है, ये भी हमारे इंसिडेंट वेव फ्रंट की एक लाइट है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए भाई साहब, यहाँ पे ये एंगल आई है। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है उस पर विचार करें। रिफ्लेक्टेड रे को बताइए मैं किस कलर से ले लूं, आप लोग बताइए। ग्रीन कलर से ले लेता हूं, ठीक है ना। ये देखिए भैया, मैंने रिफ्लेक्टेड रे ले लिया। ओके, तो ये रिफ्लेक्टेड रे मैंने ले लिया बेटा। अब ये रिफ्लेक्टेड रे मैंने ले लिया, तो यहां पर रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनेगा, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, क्या ये एंगल आई बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंस का एंगल आई है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना बनेगा? आर बनेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? और मतलब आर बनेगा एंड आई इक्वल्स टू आर, तो अगर ये आई है तो ये भी कितना होगा? आई होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों? तो ये एंगल भी आपके पास में, एक्चुअली चलो इसको आर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आर ही ले लो इस एंगल को, ठीक है ना। यस, आई इक्वल्स टू आर हमको प्रूफ करना है, तो ये एंगल आर है आपके पास में। डन। चलिए, अभी तक हमने बेटा केवल दो एंगल की बात करी है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने दो एंगल की बात करी है, एक नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल आई है, और एक नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल कितना है? आर है। क्लियर? अब बच्चों देखिए, अब सबसे डिफिकल्ट पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके लिए। जैसे मान लो बेटा कोई आपके पास में ये एल शेप है। ओके, ठीक है बेटा, अब एल शेप है। अभी ये देखो, ये एल शेप में ये वाली आर्म इसके ऊपर 90 डिग्री पे रहती है, सबको पता रहता है, ठीक है ना। अब आपने क्या करा, यहां से इसको ऊपर कर दिया, इस वाले इसके लेग को आपने उठा दिया इतना। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? कितना एंगल उठा दिया आपने? इसको थीटा एंगल उठा दिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मुझे बताइए कि क्या ये वाला एंगल भी थीटा एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम्म, हो जाएगा ना पक्का? देखिए ध्यान से, मजे की बात ये है। अच्छा, और अगर इधर भी अगर 90 है, तो इधर भी कितना बना है बेटा? 90 बना है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो अगर आप पूरे सिस्टम में, जैसे इस वाले लेग को आपने नई पोजीशन में उठा करके रख दिया, ये वाला एंगल थीटा हो गया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? ये वाला जो लेग था ये ऊपर की ओर चला गया, ठीक है ना। अब ये वाला लेग पीछे आ जाएगा, इसको मैं एक अलग कलर से कर दूं। सपोज ये पहले ये था, और अब ये वाला लेग इतना पीछे आ जाएगा। इससे ये वाला लेग जो है नई पोजीशन पे, ये भी कितने एंगल पीछे चला जाएगा? थीटा एंगल पीछे। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब ये ओरिजिनल पोजीशन थी इसकी L1, और ये इसकी बन गई L1 डैश। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बच्चों अगर ये थीटा था, ऊपर वाला ये वाला पोर्शन आपको 90 माइनस थीटा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये भी तो 90 माइनस थीटा होगा। ये सो नो? क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इस अप्रोच को बड़े आराम से यहाँ पे लगाइए बच्चों, देखिएगा। हमारे पास में हमने यहाँ पे इस वाली ब्रांच को हमने थीटा एंगल से उठा हुआ मान लिया। मान लिया। तो जब ये थीटा एंगल से ये ब्रांच उठ गई है, तो मुझे बताइए इसका जस्ट परपेंडिकुलर, क्योंकि वेव फ्रंट रेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? क्लियर कि नॉट क्लियर? और रिमेनिंग एंगल आपको आई दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये वाला? और आपको पता है कि ऑल टोटल यहाँ 90 होना है, तो जब थीटा इतना हो चुका है, तो बाकी का ये जो बचा हुआ है, क्या ये आई होगा कि नहीं होगा? भाई इधर भी थीटा प्लस आई, लेफ्ट में भी, और राइट में भी थीटा प्लस आई। क्लियर कि नॉट क्लियर?
विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए यहां पर दो बन रहे हैं, एक नीचे थीटा और इधर आई। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर हो गया ना? और ये उठाने के बाद थीटा, ये वाली ब्रांच थीटा पे हो गई तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी? आई हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? आ गया समझ में बच्चों? तो मेन एंगल हमारा ये आपको देखना था कि ये एंगल आई है। ओके, आर की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी आर को बिल्कुल नाम भी नहीं लेना, आर को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? आर को जैसा है बैठे रहने दो, इतना सा है आर। ओके, अब चलिए ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट की बाकी की रेस के दर्शन करो भाई साहब। आइए देखिए बाकी की रेस, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट से इंसिडेंट रे आई, टिक 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 टिक, ये यहाँ पे टकराई। क्लियर कि नॉट क्लियर? और इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो ये बनेगा भाई साहब। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। क्लियर ना? एक ऊपर से आ रही है, ये इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट यू बनेगा। क्लियर कि नॉट? 1 2 3 ये रेज हैं। 1 का इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गया 1 डैश, 2 का इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गया 2 डैश, और 3 का इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गया 3 डैश। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? चलो अब हो जाए रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट तो आपने देख लिया है, ठीक है बच्चों? हम्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। एक एंगल आपने देख लिया, सेकेंड एंगल ले लो बच्चों, आर ले लो। यहाँ पे भी यहाँ पे अपने आई लिया है। ओके, हमें यहाँ पर आर नहीं मानना है, हटाओ इसको। अभी अब आर सेकेंड एंगल हम यहाँ पे मानते हैं, ठीक है बेटा? ये देखिए सेकेंड एंगल हम आर मान रहे हैं यहाँ पे। हम्म, हाँ। तो बच्चों हमने इंसिडेंट वेव फ्रंट देख लिया है। देखिए एक बार फिर से, ये ब्लू कलर का जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये किसके लिए बेटा? फर्स्ट वाली रे के लिए है ना? 1 के लिए मैंने बनाया है 1 डैश। दिखा आपको 1 के लिए 1 डैश, सेकेंड वाली रो के लिए 2 डैश, और थर्ड वाली रे के लिए ये थर्ड वाली रे आ रही भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट आपका क्या बनेगा? 3 डैश बन गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये तीनों के आपने इंसिडेंट वेव फ्रंट आपने तीनों रेस के ले लिए हैं, 1 2 3। क्लियर? चलिए एक मिनट, ये जो 3 वाला है ना, ये इसका वेव फ्रंट नहीं है, ये इसकी वेव है। देखिए इसमें एरो भी बना हुआ है। यस, ये इसकी वेव है। तो इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे कहीं पर जाएगा, है ना? इस तरीके से इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट जाएगा, क्योंकि इसके नॉर्मल होगा। तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये देखिए यहाँ पर इसका कहीं इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा। क्लियर? चलिए ठीक है, अब देखते हैं ये इंसिडेंट वेव फ्रंट सबके बन चुके हैं। ये एंगल हमारे पास आई है। अब रिफ्लेक्शन देखना शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे मुझे ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट वेव फ्रंट मैं इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना है यहाँ पे। तो जैसे आई रेज यहाँ पे, ये रेज आ गई यहाँ पे। क्लियर बच्चों? और ये रेज यहाँ पर पे आ रही है, और ये नॉर्मल से, नॉर्मल को मैं इस कलर से बना देता हूं। ये देखिए, ये नॉर्मल से एंगल आर बना करके जा रही है, बना के जा रही बेटा आर। अब समझिए फिर से वही कंसेप्ट लगेगा कि अगर यहाँ पर ये एंगल आर है, जैसे इधर पे ये एंगल आई था, तो ये वाला एंगल क्या बन गया था? आई बन गया था। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर ये एंगल आर है, तो इसका जो वेवफ्रंट होगा, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, अच्छे से समझो बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसका ये जो वेवफ्रंट होगा, ये रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना बच्चों? तो ये रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट है।
तो अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, आर बनेगा। बताइए क्लियर है कि नहीं है ये बात? पक्की बात क्लियर है? क्यों? वही वाला कंसेप्ट है कि अगर आप इसको थीटा एंगल से उठा दोगे तो ये इसका नॉर्मल भी थीटा एंगल से इधर चला जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो अगर यदि ये आर है तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, आर होना पड़ेगा। यस। तो अब हमारे पास में पूरा डायग्राम बन चुका है। ठीक है। अब बाकी रेस को देख लीजिए। रेस हम बना देते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास इंसिडेंट रे वाली आई थी। ठीक है, ओके। और ये रिफ्लेक्टेड हो करके इस तरीके से चली गई है। दिस इज सेकेंड रे। और हम्म, हम्म, ये सेकेंड रे चली गई। और ये फर्स्ट रे है और ये थर्ड रे है। क्लियर बच्चों? सारे वेव फ्रंट दिख गए। अब आइए हाइगन्स का प्रिंसिपल लगाते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑन अ ए बी इज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। बेटा जो ए बी है, ए बी ये बैठा हुआ है हमारा वेव फ्रंट। ओके। एवरी पॉइंट ऑन ए बी, ये क्या है, हमारा वेव फ्रंट है। तो इस वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट बैठा हुआ है वो क्या है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट है। सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस करेगा। लेट द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम वेवलेट्स फ्रॉम बी स्ट्राइक m1 m2 एट a डैश इन t सेकेंड। देखो बेटा, मान लिया कि सेकेंडरी वेव्स बी से, बी पॉइंट कहां पर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है बी पॉइंट, यहां पर बैठा हुआ है बी पॉइंट। ठीक है। अब बी पॉइंट से मान लो सेकेंडरी वेव्स जो हैं वो हिट करती हैं ए डैश को। कितने सेकेंड में? टी सेकेंड में। ओके। सो बी से लेकर के ए डैश तक की डिस्टेंस, बी ए डैश, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो सी मल्टीप्लाइड बाई टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये दो वेव फ्रंट के बीच में जो डिस्टेंस बन गया आपके पास में कितना बन गया, बी ए डैश इक्वल टू सी इंटू टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? जितने समय में, ये देखो, ये अपना एक वेव फ्रंट था और यहां दूसरा वेव फ्रंट है। क्लियर कि नॉट क्लियर? जितने समय में ये वाली वेवलेट यहां पर आ जाएगी चल करके, अपना डिस्टरबेंस यहां भेज देगी, उतने समय में ही ये वाला डिस्टरबेंस यहां रीच कर जाएगा। क्लियर कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? हम्म तो द सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम ए, ये देखिए यहां पे ए से जो चलने वाली वेवलेट है, क्लियर, द सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम ए will travel the same distance ct in the same time. Therefore, a as a center and ct as a radius, we will draw a arc so that ab dash equal to ct। तो वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया भाई, क्योंकि इसके वेव फ्रंट को ही तो काटेगी रे। अगला वेव फ्रंट इसका यही तो बन रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? जो कि 90 डिग्री है। अरे भाई, कंसेप्ट क्या है बच्चों? कंसेप्ट याद करिए, आपको मैंने क्या बताया था। मैंने ये बताया था कि अगर दो वेव फ्रंट है, लगाइए लगातार। क्लियर? तो ये वाली वेव को भी उतना टाइम लगेगा, उतना डिस्टेंस लगेगी, ये वाली भी उतना ट्रेवल करेगी, ये भी उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मतलब दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा देखो, ये इस वाली वेव के लिए पहला वेव फ्रंट फर्स्ट नंबर पे ये पड़ा, सेकंड नंबर पे ये पड़ गया वेव फ्रंट इसका। क्लियर कि नॉट क्लियर? भाई फर्स्ट ये यहां से टकराई और आकर के इसका सेकंड वेव फ्रंट, इसको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यहाँ पे मिलेगा। राइट। और इसके लिए फर्स्ट ये बन गया और फिर जा करके ये इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये हो जाएगा। क्लियर? तो दोनों के बीच में जो लगने वाला डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू सी इंटू टी। सेम। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो जितना डिस्टेंस बी से ए डैश तक का रास्ता है, उतना ही ए से लेके बी डैश तक का रास्ता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब बी ए डैश इक्वल्स टू ए बी डैश। क्लियर और नॉट? बी टू ए डैश तक की डिस्टेंस जितनी बनेगी वही ए से लेके बी डैश तक की डिस्टेंस बनेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम्म ए से लेकर के बी डैश तक की डिस्टेंस इतनी ही बनेगी जितनी बी से लेकर के ए डैश की बनेगी। क्लियर? यस। तो ए बी डैश इक्वल टू सी इंटू टी। फ्रॉम ए डैश ड्रॉ ए टेंजेंट प्लेन
A dash B dash touching a spherical arc tangentially at B dash. Therefore, A dash B dash is the secondary wavefront after t second. This would advance in the direction of rays 1 dash 2 dash 3 dash which are corresponding reflected rays perpendicular to A dash B dash. हाँ बेटा कह रहा है कि ये जो wavefront जाएगा आपका ये इन रेस के परपेंडिकुलर हो गया। ऑब्वियसली बेटा ये रिफ्लेक्टेड wavefront है तो इनके तो परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर की नॉट क्लियर? तो बेटा ये अपना इंसिडेंट wavefront था और ये अपना बन गया रिफ्लेक्टेड wavefront। क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर की नॉट क्लियर बच्चों? अब ये अपने पास में रिफ्लेक्टेड wavefront बन गया है। अब आइए लगाते हैं हम सिमिलैरिटी। क्या लगाएंगे बच्चों? सिमिलैरिटी। दो ट्रायंगल हमको लेने हैं और दोनों में हम सिमिलैरिटी लगाएंगे। आप ध्यान से देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को और दोनों में हम सिमिलैरिटी लगाने वाले हैं। यस, एक में आपको लेना है साइड ए डैश बी डैश को। अब मुझे ब्लैक कलर करना पड़ेगा इसके ऊपर। एक ट्रायंगल आपको ये वाली साइड वाला लेना है, ए डैश बी डैश वाला, और एक ट्रायंगल आपको ए बी डैश की साइड का लेना है। क्लियर? क्लियर की नॉट क्लियर बच्चों? ये देखिए एक ब्लू कलर की साइड का लेना है। क्लियर बच्चों? यस। अब देखिए आपके पास में एक ट्रायंगल बन गया है ए बी डैश ए डैश। अच्छे से देखिए, ध्यान से बना लीजिए, ए बी डैश ए डैश। क्लियर? और दूसरा ट्रायंगल ए बी, ये बी था ना? हाँ, देखिए पहला वाला क्या बना, ए ए डैश बी डैश। इसको ए ए डैश बी डैश लिख लो, ए ए डैश बी डैश, ए ए डैश और ऊपर क्या है बी डैश। राइट? और दूसरा ट्रायंगल आपके पास बन गया ए ए डैश बी, ए ए डैश बी। क्लियर हुआ? ए ए डैश बी। अब दोनों ट्रायंगल को अच्छे से विजिट करो, देखो क्या इनमें सीपीसीटी लग रही है? दोनों के ए ए डैश इक्वल हैं। यस और नो? दोनों के ए ए डैश इक्वल हैं। दोनों के एक के पास ए बी डैश है और एक के पास में क्या है, एक के पास में ए बी डैश है और एक के पास में ए डैश बी है। देखो भाई, एक के पास में ए बी डैश है और एक के पास में ए डैश बी है। ए बी डैश और ए डैश बी। ये देखिए इसके पास में ए डैश बी है और इसके पास में ए बी डैश है। है कि नहीं है? मतलब ये दोनों लेंथ भाई साहब इक्वल हैं। ये इसकी लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों हम ऑलरेडी इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? हो चुकी कि नहीं हो चुकी है? यस, तो दोनों लेंथ हमने ये भी प्रूफ कर दी है। तो आइए देखते हैं दोनों ट्रायंगल में। यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने देख ही लिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने देख लिया। इन ट्रायंगल ए ए डैश बी, ए ए डैश बी एंड ए डैश बी डैश, दोनों ट्रायंगल जो हमने बात करी है। राइट बच्चों? अब देखिए क्या ये एंगल कितने डिग्री है, 90 होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली, बिकॉज वेव फ्रंट पे लाइट 90 डिग्री होती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो अब ध्यान ध्यान से देखिए, अब मैं बोलूंगा साइड एंगल साइड, एंड दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सीपीसीटी से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यस और नो? सो एंगल बी ए ए डैश, मतलब ये वाला एंगल देखिए, एंगल बी ए ए डैश, मतलब मैं इस एंगल आई की बात कर रहा हूं, इक्वल्स टू एंगल बी डैश ए, मतलब इस एंगल आर की बात कर रहा हूं, इक्वल्स टू बी डैश ए डैश एंगल ए, दैट इज आई इक्वल्स टू आर, which is the first law of reflection, right? Further, the incident wavefront AB, the reflected wavefront, the reflected surface M1, M2, and reflected wavefront A dash B dash are all perpendicular to the plane of paper. Therefore, incident ray normal to the mirror M1, M2, and reflected ray all are lie on the plane of the paper. This is the second law of reflection.
मेन आपको बच्चों ये फर्स्ट लॉ प्रूफ करना था, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, डन।